हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डी ब्लॉक का सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम रिमेनिंग फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। इससे पहले एक क्वेश्चन करवा देता हूँ कि आपसे पूछ ले कि कोई भी ट्रांजिशन कंपाउंड है, उसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे? आसान है भी। आप क्या करो, आपसे जैसे दो थर्मोडायनेमिक कंपाउंड कंपेयर करवा लिए, तो उनकी आप आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करो। जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी वो ट्रांजिशन कंपाउंड थर्मोडायनेमिकली ज़्यादा स्टेबल होगा। ये बात हमेशा याद रखनी है आपको। यानी आपको क्या देखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी देखना है। जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड कम होगा वो कंपाउंड क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं निकल और प्लेटिनम का। अब पहले हम बात करते हैं +2 स्टेट में। तो +2 स्टेट में मतलब हमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कौन सी होगी, फर्स्ट प्लस सेकंड। तो निकल की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो होती है 2.49 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और आपकी जो प्लेटिनम की होती है 2.66 किलो जूल पर मोल। दूसरा, अगर हमें इससे 2 इलेक्ट्रॉन और निकालना हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी कौन सी हो जाएगी, थर्ड, और आयोनाइजेशन एनर्जी फोर्थ हो जाएगी। अब जो निकल के लिए वैल्यू होती है ये होती है 8.8 किलो जूल पर मोल, और जो प्लेटिनम के लिए वैल्यू होगी ये होगी 6.7 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब टोटल कर दो इसका, ये कितनी होगी, 9 हो जाएगी, 9.36 किलो जूल पर मोल। और ये वाली कितनी हो जाएगी, 9, 12, 11 किलो जूल पर मोल। अब देखो हमें स्टेबिलिटी देखनी है। पहले हम बात करते हैं +2 स्टेट में। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो +2 स्टेट होगी ना, निकल +2 की और प्लेटिनम +2 की। अब आयोनाइजेशन एनर्जी कम किसकी है, निकल की है। तो मतलब हमने ये कहा था जिनकी मैग्नीट्यूड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी निकल +2 स्टेट में प्लेटिनम +2 से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएगा। ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब +4 स्टेट में देखो भी, +4 में मतलब 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ रही है 9.36 किलो जूल पर मोल प्लेटिनम के लिए, और निकल के लिए देनी पड़ रही है 11.29 किलो जूल पर मोल। यानी प्लेटिनम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो निकल से कम है। तो प्लेटिनम क्या करेगा, +4 स्टेट में स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। इसीलिए हम क्या देखते हैं कि जैसे आपका K2PtCl6 एग्जिस्ट करता है, बट इसका कोरिस्पॉन्डिंग निकल का कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। क्यों भाई, क्योंकि प्लेटिनम की +4 की जो स्टेबिलिटी है वो निकल +4 की स्टेबिलिटी से ज्यादा होती है, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। या हम ये कह देंगे कि इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, लेस होगा एज कंपेयर टू निकल, ठीक है। पहले इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक बात और ध्यान रखनी है आपको, सोल्यूशन के अंदर कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर। हम उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी के बेस पर उसकी स्टेबिलिटी सोल्यूशन के अंदर चेक नहीं कर पाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी अगर मुझे सोल्यूशन के अंदर किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी चेक करनी हो तो मैं क्या चेक करूंगा, उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड करता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। मान लो आपकी मेटल है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है ना, मेटल तो सॉलिड ही होती है ज्यादातर, मर्करी को छोड़ दें तो। और मुझे क्या करना है, इसको आयोनाइज करना है +2 स्टेट में, और मुझे कहां ले जाना है, एक्वस सोल्यूशन में। और अब यह M+2 का एक्वस सोल्यूशन है वो स्टेबल है या नहीं है, वो हमें कैसे पता चलेगा, इसके स्टैंडर्ड जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी उससे पता चलेगा। कैसे भाई, तो अब आपको पता है पहले हम क्या करेंगे, जो सॉलिड है उसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी यहां सब्लिमेशन एनर्जी देंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन देंगे, ठीक है। इंडिविजुअल एटम में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा मैं क्या करूंगा, अब यहां आयोनाइजेशन एनर्जी दूंगा, क्योंकि मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट और आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड, तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और ये अब भी गैसियस फॉर्म में है। अब थर्ड स्टेप में मैं क्या करूंगा, अब जो गैसियस फॉर्म है उसको एक्वस फॉर्म में लाना है, यानी मैं इसको कहां करूंगा, वाटर में ऐड करूंगा, और उस दौरान क्या होगी, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। ये आपको पता है। ये पूरा साइकिल क्या कहलाता है, बोरन हेबर
साइकिल कहलाता है। ठीक है, तो अब देखो यहां पे मैं लिख देता हूं डेल टी एच, टोटल चेंज इन एंथैल्पी। क्या है ये? टोटल चेंज इन एंथैल्पी। तो जो टोटल चेंज इन एंथैल्पी है वो किस किस पे डिपेंड करेगा भी? सब्लिमेशन एनर्जी पे डिपेंड करेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करेगा, और इसके अलावा यह हाइड्रेशन एनर्जी पे डिपेंड करेगा। अब एक बात ध्यान रखनी है, ये रिक्वायर्ड एनर्जी है, यानी हमें देनी पड़ेगी। यानी अगर मुझे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो एनर्जी देनी पड़ेगी। बट जब हम वाटर में डालेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या है? आपकी रिलीज्ड एनर्जी है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या होता है? मेजर होता है चेंज इन एंथैल्पी का। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? ये क्या है? मेजर ऑफ चेंज इन एंथैल्पी। यानी इस पूरे प्रोसेस के दौरान कितना एंथैल्पी में चेंज आया वो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से निकाल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब आपकी जो स्टैंडर्ड जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी, ठीक है, जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी वो ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ही ज्यादा क्या होगी? स्टेबल होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और ये ज्यादा नेगेटिव कब होगी? जब रिक्वायर्ड एनर्जी क्या हो? लेस हो, और रिलीज एनर्जी क्या हो? ज्यादा हो। रिक्वायर्ड एनर्जी कौन कौन सी है? यानी हमें सब्लिमेशन एनर्जी कम देनी पड़े, आयोनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़े, और हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू अगर ज्यादा हो तो आपकी एसआरपी की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा नेगेटिव होगी, और ये क्या होगा? +2 फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल होगी। ये बात हमेशा ध्यान रखना है। अगर अपोजिट हो जाए, यानी रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा हो, रिलीज एनर्जी कम हो, तो एसआरपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस नेगेटिव हो जाएगी, या फिर वो पॉजिटिव भी हो सकती है। अब मैं इनकी हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर और लिखा देता हूं, अगर ये +2 फॉर्म में हो तो ट्रिक है, निकुंज को जिंदगी फिर करोड़पति बनाती मानो। ठीक है, तो इन दोनों की इक्वल होती है, और इधर की तरफ जाओगे तो हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। ये +2 फॉर्म में अभी सभी के सभी, मैंने यहां m+2 लिख दिया है, तो ये ऑर्डर आ रहा है। ठीक है, तो ये दोबारा बता देता हूं, निकुंज, निकल और कॉपर को निकुंज में मैंने कन्वर्ट किया है, को जिंदगी फिर करोड़पति वनाती, वेनेडियम और टाइटेनियम को हमने क्या लिखा है? वनाती मानो। तो इस तरह से ये है हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर। अब एक बात और देखो भी, अब यहां पर न तो कोई आप अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी कोई एक रेगुलर ट्रेंड फॉलो कर रही है, न ही एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कोई रेगुलर ट्रेंड फॉलो कर रहा है, और न ही आप देख पा रहे हो हाइड्रेशन एनर्जी है कोई रेगुलर ट्रेंड फॉलो कर रही है। तो अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो यहां पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का भी कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं आएगा। तो जो ट्रेंड आएगा वो हम डिस्कस करेंगे अभी, पहले ये नोट करो। तो मैंने ये कुछ डेटा लिखे हैं जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के, और मैंने पहले भी आपको बताया है कि सबसे पहली बात आती है कि सॉल्यूशन के अंदर कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट है या फिर कंपाउंड है वो स्टेबल होगा या नहीं होगा। कैसे चेक करेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से चेक करेंगे। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस किस पे डिपेंड करता है? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी पे। और हमें पता है कि पीरियड में न तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का कोई ट्रेंड है, न हाइड्रेशन एनर्जी का, न ही आयोनाइजेशन एनर्जी का। तो मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कोई रेगुलर ट्रेंड यहां फॉलो नहीं करा। बट हम अगर देख पा रहे हैं, रफली अगर देखें तो +2 ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटी अगर आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो डिक्रीज होती जा रही है, क्योंकि नेगेटिव में जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो अब पहली बात देखो कि अगर मैं टाइटेनियम से क्रोमियम तक आता हूं तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज हुई। क्यों डिक्रीज हुई होगी? क्योंकि यहां पर रिक्वायर्ड एनर्जी है वो इंक्रीज हो गई होगी। रिक्वायर्ड एनर्जी कौन कौन सी थी? आपकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन था और आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी थी। ठीक है, अब देखो यहां पर मैग्नीज की तरफ आए तो इसकी वैल्यू नेगेटिव में इंक्रीज हुई। क्यों भाई? क्योंकि हमें पता है मैग्नीज की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 3d5 होती है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, Mn+2 में बदले, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल होगा जो स्टेबल होगा।
ठीक है, यानी इसमें डी सब सेल है वो हाफ फील्ड है, स्टेबल है, तो इसलिए ये आसानी से इसमें कन्वर्ट होना चाहेगी, इसलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव में है, यानी इसकी जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होगी, लेस होगी, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हुई, नेगेटिव में इंक्रीज हो गई है। अब इधर की तरफ जा रहे हो तो नेगेटिव में वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज होने का कारण यही दोगे कि क्योंकि यहां पे रिक्वायर्ड एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और रिलीज्ड एनर्जी क्या है, कम है। बट एक बात और ध्यान रखना, निकल के केस में क्या होता है कि जो नेगेटिव में वैल्यू एक्सपेक्टेड से ज्यादा है, यहां एक्सपेक्टेड क्या थी, इससे कम थी, बट एक्सपेक्टेड से ज्यादा आई है वैल्यू नेगेटिव में, तो इसका कारण यह है कि निकल के केस में हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, अब इधर से अब ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप इस सीरीज को देखोगे तो कॉपर के अंदर प्लस में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आएगी, बाकी सबकी क्या है, नेगेटिव में वैल्यू है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉपर की क्या है, पॉजिटिव में है। पॉजिटिव में है मतलब ये रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है, मतलब जब यह एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कि रिएक्टिविटी सीरीज में कौन से, मतलब आपकी 3D सीरीज में कौन सी एक मेटल है जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव में है, तो वो है आपकी कॉपर। ठीक है, तो इसकी पॉजिटिव में होने का कारण क्या है, क्योंकि इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो हाई होती है। क्यों भाई, क्योंकि आपको पता है कि कॉपर की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 3d10 4s1 होती है। अगर मैं इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो ये क्या हो जाएगा, 3d10 4s0 हो जाएगा। अब ये क्योंकि फुली फिल्ड है, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और यही कारण है कि इसकी जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होने के कारण इसकी जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है। अब इधर देखो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव में आ रही है, और इनके कंपेयर में क्या है, ज्यादा है। तो इसका कारण क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि जिंक अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो ये भी क्या हो जाएगा, फुली फिल्ड डी सब सेल रखेगा। ठीक है, क्योंकि 3d10 हो जाएगा ना, स्टेबल हो जाएगा, तो ये आसानी से इसमें कन्वर्ट होगा। इस कारण से इसकी वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव में ज्यादा आई है। अब एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि अब जो कॉपर है, मैंने कहा कि एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस नहीं देगा, बट ये कॉपर आपका, यहां लिख देता हूं कि आपकी जो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है उसको आसानी से रिड्यूस कर देगा। इसके अलावा आपका अगर इसको मैं रिएक्ट करूं हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो उसको भी आसानी से ये क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। नोट करो, हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर मेटल 3+ से 2+ में कन्वर्ट होती है तो। अब देखो इसमें मैंने स्कैंडियम नहीं लिखा, स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है क्या होती है, 3d1 4s2। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो स्कैंडियम +3 में कन्वर्ट होगी, यानी डी में 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, और आपको पता है d0 हो, d5 हो या d10 हो तो वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो ये स्टेबल होगी तो मतलब इसके लिए जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या आएगी, लेस आएगी, और हमें पता है इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा लेस होगी वो साल्ट उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, इसी तरह से जिंक का केस मैंने नहीं लिखा यहां पर, जिंक +2 से अगर +3 में कन्वर्ट होता है तो मतलब क्या होगा, यहां 3d10 है और यहां 3d9 होगा, मतलब स्टेबल से अनस्टेबल हो रहा है। तो क्या कोई ऐसा होना चाहेगा, तो इसके लिए क्या होगी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी। इसी तरह से यहां मैग्नीज की देखो प्लस में आ रही है, क्यों आ रही है अभी, क्योंकि हमें पता है मैग्नीज +2 है, मतलब 3d5 कॉन्फ़िगरेशन है, और अगर मैं मैग्नीज +3 में कन्वर्ट करता हूं तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 3d4 हो गया, मतलब अनस्टेबल हो गया, और ये ऐसा होना नहीं चाहेगा। तो इस कारण से इसकी वैल्यू क्या हो गई, प्लस में हो गई, एसआरपी इंक्रीज हो गई। समझ आ रहा है। अब देखो ये वाला यहां इसकी इंक्रीज हुई और यहां एसआरपी डिक्रीज हो गई, ऐसा क्यों हुआ होगा। अब देखो आयरन +2 है, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 3d6 होगी, और अगर यह आयरन +3 में कन्वर्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, 3d5 हो जाएगा, हाफ फील्ड हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, मतलब इसकी जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या है, लेस है, इसलिए एसआरपी की वैल्यू क्या हो गई है, आपकी डिक्रीज हो गई है। ठीक है, एसआरपी डिक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, अब एक बात और देखो, हमें दिखाई दे रहा है कि मैग्नीज और कोबाल्ट ये दोनों क्या +3 स्टेट में है, तो इनकी वैल्यू क्या आ रही है, एसआरपी की ज्यादा पॉजिटिव में आ रही है, तो ये क्या होना चाहेंगे, +2 में कन्वर्ट होना चाहेंगे, है ना। ये +3 है तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +2 में कन्वर्ट हो जाएगा।
ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, कौन कौन से? मैग्नीज और कोबाल्ट। और दूसरा देखो इनके लिए वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव वैल्यू आ रही है मतलब यह रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है और ये एसिड के साथ रिएक्शन करके आसानी से हाइड्रोजन गैस दे देंगे, यानी ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट करो। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो पहले एलिमेंट लिखेंगे सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा। तो आपका जो स्कैंडियम है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, टाइटेनियम +2 +3 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वेनेडियम +2 से लेकर +5 तक सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। आपका क्रोमियम है +2 से लेकर +6 तक सारी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो शो कर रहा है। मैग्नीज भी +2 से लेकर +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और आयरन है वो आपका +2 करता है, +3 करता है, +4 करता है, +6 करता है, +1 भी करता है। एक ब्राउन रिंग टेस्ट पढ़ोगे उसमें करता है। इसके अलावा जो कोबाल्ट है वो +2 +3 और +4 करता है। आपका निकल है वो भी +2 +3 +4 करता है। आपका कॉपर है +1 और +2 करता है और जिंक है +2 करता है। आप इसमें क्या देख रहे हो? अगर आप सेंटर की तरफ आ रहे हो तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इंक्रीज होती जा रही है और लेफ्ट और राइट क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। इधर डिक्रीज होने इधर कम होने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो कम है और यहाँ पर नंबर ऑफ जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो कम है। ठीक है, तो इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +3 है और इसकी +4, इसकी +5, इसकी +3 और +6 होती है, इसकी +2 और +7 होती है। मैं कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूँ। आपने फेरस और फेरिक देखा होगा, +2 3 होगा। कोबाल्ट का भी +2 और +3 होता है, निकल का +2 होता है, कॉपर का +2 होता है और जिंक का +2 होता है। ठीक है, ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। आप ये आसानी से समझ गए होंगे। अगर स्कैंडियम 3 इलेक्ट्रॉन दे दे तो क्या हो जाएगा? 3d0 हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। इसी तरह टाइटेनियम 4 इलेक्ट्रॉन दे दे तो क्या हो जाएगा? 3d0 और वेनेडियम 5 इलेक्ट्रॉन दे के 3d0। और अब एक बात और देखो कि अगर क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन दे दे तो क्या होता है? इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन रह जाती है 3d3। 3d3 मतलब इसमें जो T2 सेल है, आप आगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बढ़ोगे कि जो आपका d ऑर्बिटल है वो स्प्लिटिंग होती है उसकी इस तरह से। ठीक है, यहां पहले क्या थे? डी जनरेट ऑर्बिटल थे। डी जनरेट का मतलब है सभी की एनर्जी क्या थी? इक्वल थी, 1 2 3 4 5। और ये यहां क्या हो गई? स्प्लिटिंग हो गई है। स्प्लिटिंग से यहां T2g और यहां Eg लेवल बनेगा। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन है मतलब 1 2 3, T2g जो ऑर्बिटल है वो क्या हो गया? हाफ फील्ड हो गए। हाफ फील्ड है तो मतलब ये क्या हो गया? स्टेबल हो गया। तो इसलिए +3 फॉर्म भी स्टेबल होती है। और +6 का मतलब तो आप समझ गए होंगे, है ना। और दूसरा एक बात और ध्यान रखना, ये जो मेटल है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। अब एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि आपकी जो 3D सीरीज में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज शो करता है और आपकी जो पूरी पीरियोडिक टेबल में पूछ ले कि सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है तो ऑस्मियम करता है +8। इसके अलावा रुदेनियम है वो भी कुछ केस में +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि ये जो डाउन द ग्रुप जाते हो आप, यानी अगर आप क्रोमियम से मोलिब्डेनम की तरफ जाओगे और मोलिब्डेनम से टंगस्टन की तरफ जाओगे, ठीक है, डाउन द ग्रुप जाओगे तो हायर जो ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नॉर्मली पी ब्लॉक में क्या हो रहा था? अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से पी ब्लॉक में डाउन द ग्रुप जा रहे थे तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही थी और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की क्या हो रही थी? स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही थी। बट यहां रिवर्स है, यहां हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। यानी मैं क्रोमियम 6 की बात करूं, मोलिब्डेनम 6 की बात करूं और टंगस्टन 6 की बात करूं, यानी ये +6 फॉर्म में है, तो इनमें से क्रोमियम जो +6 है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा K2Cr2O7 डाइक्रोमेट आयन है ये और इसमें इसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +6 है। तो ये एसिडिक मीडियम में क्या करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ये आगे कंपाउंड हम पढ़ेंगे। बट अगर आपका MoO3 हो या WO3 हो, ये स्टेबल होते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं कर रहे। ठीक है, दूसरा ये जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड नॉर्मली फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन के साथ बनाते हैं।
क्यों भाई? क्योंकि इनका साइज छोटा होता है और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। जैसे आपका COF3 एग्जिस्ट करता है तो इसकी लेटिस एनर्जी क्या होगी? हाई होगी। आयोनिक कंपाउंड है तो ये आसानी से बना लेगा। बट आपके जो बेनेडियम पेंटाफ्लोराइड भी एग्जिस्ट करता है, क्रोमियम हेक्साफ्लोराइड भी एग्जिस्ट करता है, इस केस में हम क्या कहेंगे? इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है? हाई होती है। बट आपका मैग्नीज अब 7 एग्जिस्ट नहीं करता, यह बात भी ध्यान रखनी है आपको। यानी आपसे पूछ ले, इन दोनों में कंपेयर करवा ले कि इन दोनों में से कौन सा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक ले जाता है, तो ऑक्सीजन ले जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि यह मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। तो MnF7 एग्जिस्ट नहीं करता, बट Mn2O7 एग्जिस्ट करता है। यानी यहां +7 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करेगी, ये उसको +7 तक फ्लोरीन आपका नहीं ले जा पाएगा। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है मैं बता देता हूं। मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, इस कारण से ये एग्जिस्ट करता है, वरना सिंगल बॉन्ड इसके इर्द गिर्द भी क्या हो जाती है? स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाती है। ठीक है, तो जिससे वो डिकम्पोज हो जाता है। तो इस तरह से होगा ये। ठीक है, तो ऑक्सीजन है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक ले जाएगा क्योंकि वो मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जैसे आपका टाइटेनियम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भी आपके एनसीईआरटी में गिवन है, टाइटेनियम डाइफ्लोराइड कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो वो क्या करेगा? टाइटेनियम को हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाएगा, यानी यह +2 से इसे +4 में ले जाने की कोशिश करेगा, तो इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, इसी तरह आप पढ़ोगे कि CuF भी एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि फ्लोरीन क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा? कॉपर +1 को कॉपर +2 में ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बात और ध्यान रखनी है कि आपकी FeI3 भी एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता भी? क्योंकि यहां आयोडाइड है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा और ये क्या करेगा? फेरिक को फेरस में रिड्यूस कर देगा। ठीक है, यानी FeI2 बनेगा और I2 निकल जाएगा। इसी तरह से आपका एक और लिख देते हैं कि CuI2 भी एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों भाई? क्योंकि आयोडाइड है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये +2 को किस में कन्वर्ट कर देगा? +1 में कर देगा, Cu2I2 +I2 बनेगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस डिस्कस कर रहा हूं मैं यहां पर। अब एक बात का और ध्यान रखना आपको, जो मेटल है वो कुछ केस में 0 और माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करती है। कैसे? जैसे आपने ये नाम सुना होगा, निकल टेट्राकार्बोनिल। अगर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ चुके हो तो इसमें निकल के ऊपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और इसी तरह अगर आपने देखा होगा कि आयरन पेंटाकार्बोनिल, इसमें आयरन के ऊपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये 0 ऑक्सीडेशन यानी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट किसके साथ शो करती है? उन लिगेंड के साथ शो करेगी जो सिनर्जिक बॉन्डिंग बनाते हैं। ठीक है, तो जो सिनर्जिक बॉन्डिंग बनाती है उन लिगेंड के साथ ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा एक और ध्यान रखना आपका कि जो कॉपर +1 है वो वाटर के अंदर यानी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। वो क्या करेगा? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा, यानी कॉपर +2 में कन्वर्ट होगा और कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। डिसप्रोपोर्शनेशन समझ रहे होंगे ना क्या होता है? डिसप्रोपोर्शनेशन यानी इसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसी का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी होती है बहुत ज्यादा हाई होती है, तो उस कारण क्या करती है? वो आयोनाइजेशन एनर्जी को काउंटर बैलेंस करके इसको आसानी से +2 फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो नोट करो। नेक्स्ट डिस्कस करें हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आपके जो ट्रांजिशन कंपाउंड है या ट्रांजिशन एलिमेंट से जो आयन बनेंगे वो पैरामैग्नेटिक हो सकते हैं या फिर डायामैग्नेटिक हो सकते हैं। पैरामैग्नेटिक कौन से होते हैं भी? जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, और डायामैग्नेटिक वो होंगे जिनमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? पेयर्ड होंगे। ये तो समझते हो ना पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है? अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो वो अगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो तो उसे पैरामैग्नेटिक कहेंगे, और अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से ये रिपेल हो यानी रिपल्सन शो करें तो वो डायामैग्नेटिक होगा। एक फेरोमैग्नेटिज्म भी होता है। फेरोमैग्नेटिज्म हम ये कहते हैं कि पैरामैग्नेटिज्म का एक्सट्रीम केस है, यानी वहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है। अब देखो भी, अगर अब जो मैग्नेटिक मोमेंट है या मैग्नेटिज्म है वो दो तरह से हो सकता है। एक स्पिन एंगुलर मोमेंट की वजह से, और दूसरा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट की वजह से। नॉर्मली क्या होता है, जो मैग्नेटिज्म होगा वो स्पिन एंगुलर मोमेंट की वजह से होगा, और हम
म्यू की हेल्प से निकालेंगे। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, n+2 बोर मैग्नेटन। n क्या है यहां पर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसे हम म्यू को क्या कहते हैं, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। अब देखो भी, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो तो इसके लिए जो थ्योरेटिकल कैलकुलेटेड वैल्यू आती है मैग्नेटिक मोमेंट की, वो होती है 1.73। 2 हो तो 2.84 होगी, 3 हो तो 3.87 होगी, 4 हो तो 4.90 होगी, और 5 हो तो 5.92 बोर मैग्नेटन। यूनिट इन सब की क्या होगी, बोर मैग्नेटन होगी। ये बात ध्यान रखनी है। मैक्सिमम 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ना। अब एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड कॉपर में जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आई वो एक्सपेक्टेड से ज्यादा आई, तो उसका मतलब क्या है कि उनमें स्पिन एंगुलर मोमेंटम के साथ साथ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी क्या कहेंगे हम, पार्टिसिपेट कर रहा है या कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, तो इन चारों में ध्यान रखना है भी, यहां पर स्पिन एंगुलर मोमेंट के अलावा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट की वजह से जो इनकी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई है। नोट करो। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। इसके बारे में तो भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिटेल में पढ़ोगे वैसे भी। तो आपकी मोस्टली जो ट्रांजिशन मेटल आयन होती है, ट्रांजिशन मेटल आयन, वो क्या करती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है। क्यों करती है उसका रीजन देखो, एक तो इनका साइज होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। दूसरा, इनके ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, लार्ज होता है। यानी इन दोनों फैक्टर को मिला के मैं ये कह सकता हूं क्या, इनका चार्ज बाय साइज रेशो क्या होगा, ज्यादा होगा। इस कारण ये आसानी से कॉम्प्लेक्स बनाएगी या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगी। तीसरा रीजन क्या होगा कि इनमें जो वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल रहते हैं, यानी जिनमें वो आसानी से लिगेंड से लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये कारण है जिसके कारण ये कॉम्प्लेक्स बनाएगी। ठीक है, एग्जांपल दे देते हैं, जैसे आपका FeCN6 4 नेगेटिव। ठीक है, तो आयरन यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है और साइनाइड क्या है, लिगेंड है। यहाँ पर यह अपना लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर रहा है, और कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं यहाँ पर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नोट करो। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो कई बार क्या होता है कि आपका जैसे ये मेटल लेटिस है, तो इसमें क्या होगा, जो यहां पे वैकेंट स्पेस है इसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियस। इसमें जो स्मॉल साइज के आपके एटम, स्मॉल साइज का एटम आपका कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, बोरोन हो सकता है, वो आ जाते हैं। ठीक है, और यहां पे इनमें क्या हो जाएगी, वीक बॉन्डिंग हो जाएगी। ये बॉन्डिंग न तो आपकी कोवेलेंट है और न ही ये क्या है, आयोनिक है। ठीक है, बट अब ये आगे है इनकी इंटरस्टिशियस में, तो इसलिए एक तो इनकी इंटरस्टिशियस में आगे, इसलिए नाम पे क्या पड़ा इसका, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। आई मीन इनकी वजह से जो प्रॉपर्टी में चेंज होगा वो क्या होगा, एक तो इनका मेल्टिंग पॉइंट है इंक्रीज हो जाएगा, दूसरा इनकी हार्डनेस है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, है ना, क्योंकि वैकेंट स्पेस में आ गया है। तो एग्जांपल हम जैसे स्टील का लेते हैं, ये क्या है, आयरन एंड कार्बन का इंटरस्टिशियल कंपाउंड है। ठीक है, इसके अलावा इनकी जो मेटेलिक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उसमें कोई फर्क नहीं आता। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। इसके अलावा ये क्या हो जाते हैं, केमिकली इनर्ट हो जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो मेनली जो आपकी ट्रांजिशन मेटल होती है वो स्मॉल एटम कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और बोरोन के साथ इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाएगी, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट, हार्डनेस इंक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो मेंटेन रहेगी, और केमिकली क्या हो जाएंगे, वो इनर्ट हो जाएंगे। और ये देखना इनका क्या होता है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक रेशो होता है, ये कोई स्टोइकियोमेट्रिक रेशो में नहीं जुड़ते। ठीक है, तो जैसे आपका वेनेडियम हाइड्राइड है ये 1.7 रेशो होगा, आपका टाइटेनियम जो कार्बाइड है इस तरह से एग्जिस्ट करेगा। तो मतलब इनका कोई प्रॉपर फिक्स रेशो नहीं होता। Fe3C है, सीमेंटाइट बोलते हैं हम, तो इस तरह से होगा। ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एलॉय फॉर्मेशन। तो एलॉय होता क्या है, एलॉय क्या है, एक होमोजेनियस सॉलिड सॉल्यूशन है एक से अधिक मेटल का। बनता कैसे है, ध्यान रखना है भी, वो मेटल जिनके साइज में डिफरेंस 15% से कम होगा,
यानी जिनकी एटॉमिक रेडियस में डिफरेंस क्या होगा 15% से कम होगा, वो आसानी से एलॉय बना लेगी। अब जिन भी मेटल का हमें एलॉय बनाना है उन्हें हमें पहले क्या करना पड़ेगा, मेल्ट करना होगा। ठीक है, दोनों मेटल को हमने मेल्ट कर लिया और फिर हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे तो इनमें साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो वह एक दूसरे को आसानी से डिस्प्लेस करके एक होमोजीनियस सोल्यूशन बना देंगे जिसे हम एलॉय कहेंगे। उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी एलॉय की, ये एलॉय जो बनेगा वो हार्ड होगा, दूसरी बात इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा, और तीसरा इसका जो कोरोजन से रेजिस्टेंस है वो इंडिविजुअल मेटल की तुलना में ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मेनली ट्रांजिशन मेटल के साइज में हमें पता है कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो इसलिए ये आसानी से क्या करती है, एलॉय बना लेती है। ठीक है, जैसे आपका स्टेनलेस स्टील है एक एलॉय है, और इसी तरह से जैसे ट्रांजिशन मेटल और नॉन ट्रांजिशन मेटल भी आपकी एलॉय बनाती है। जैसे आपका ब्रास है, ब्रॉन्ज है, तो ब्रास क्या होता है, कॉपर और जिंक से बनता है, और ब्रॉन्ज है वो कॉपर और एसन से बनता है। ठीक है, तो ये कुछ एलॉय है, नोट करो। नेक्स्ट है आपके जो ट्रांजिशन मेटल है वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी शो करती है। उसका कारण क्या है, एक तो इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, दूसरा लार्ज सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो रिएक्टेंट ज़्यादा से ज़्यादा इसके सरफेस पे एडजॉर्ब होंगे, जिससे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी और जिससे रिएक्शन रेट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और तीसरा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी की वजह से भी ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। और एक रीजन और भी दे सकते हो भी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का क्या रोल होगा भी वो समझो। अब देखो इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, तो ग्राउंड स्टेट से कहां जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में, और हमें पता है एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल होती है, तो यहां से एनर्जी इमिट करके ये दोबारा ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, तो ये एनर्जी रिएक्टेंट एब्जॉर्ब करेंगे और वो फर्दर रिएक्शन आसानी से कर जाएंगे। तो एग्जांपल डिस्कस करते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट, और इस प्रोसेस से हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। तो रिएक्शन कौन सी करवाते हैं इसकी हेल्प से, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके V2O5 की प्रेजेंस में SO3 बनाता है। ठीक है, तो देखो भी कैसे होगी ये रिएक्शन, पहले SO2 है वो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो SO3 बनेगा और V2O4 बनेगा। ठीक है, और अब ये V2O4 ऑक्सीजन से रिएक्ट करके V2O5 बना लेगा। बैलेंस खुद कर लेना, भी बैलेंस नहीं किया मैंने। तो यहाँ देखो +5 था, यहाँ +4 है, यहाँ +4 है, यहाँ +5 है। तो यहाँ कैटलिस्ट की तरह किस कारण से यूज हो रहा है ये, ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेते हैं, जैसे आयोडाइड है वो परसल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा फेरिक आयन की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट है ये, तो I2 बनेगा, SO4 2 नेगेटिव बनेगा। ठीक है, बैलेंस कर लेना भी। तो देखो ये रिएक्शन एक्चुअल में होगी कैसे, सबसे पहले आयोडाइड फेरिक आयन के साथ रिएक्ट करेगा तो आयोडीन बनेगी प्लस फेरस बनेगा। अब ये फेरस है आपका परसल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा H2O8 2 नेगेटिव, तो यहाँ पर यह दोबारा फेरिक में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और SO4 बनाएगा। तो यहाँ भी क्या होता है, यह कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, नोट करो। लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांजिशन मेटल आयन की, कि जो ट्रांजिशन मेटल आयन है वो ज़्यादातर कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। तो क्यों बनाते हैं, पहला रीजन है डी ट्रांजिशन। अब देखो भी आपके जो डी सबसेल है उसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5, और 5 ऑर्बिटल की एनर्जी अगर इक्वल है तो उन्हें हम डी जनरेट कहेंगे। बट क्या होता है, लिगेंड की प्रेजेंस में इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है इस तरह से। इसके बारे में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिस्कस किया गया है, ये T2G है और ये EG है। अब क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है तो ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ से यहाँ चला जाएगा। ग्राउंड स्टेट से कहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेट में, और एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, अनस्टेबल होती है, तो यहाँ से एनर्जी रिलीज करके कहाँ जाएगा, ग्राउंड स्टेट में। तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी इमिट करेगा जो मतलब विजिबल रीजन में आएगी, और वो क्या होगा, एक पर्टिकुलर कलर शो करेगी। ठीक है, क्योंकि इस डी से इस डी में गया है इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, डी ट्रांजिशन। आपको विबग्योर पता होगा, मुनसेन साइकिल की हेल्प से हम कलर निकाल सकते हैं। जैसे अगर वो ऊपर जाते वक्त वायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो हमें येलो कलर दिखाई देगा।
अगर वो रेड कलर को एब्जॉर्ब करता है तो ग्रीन कलर दिखाई देगा, अगर ब्लू कलर एब्जॉर्ब करता है तो ऑरेंज कलर दिखाई देगा। ठीक है, इसे मुनसेन कलर व्हील कहते हैं। दूसरा कलर शो करने का कारण होता है, क्या लिखोगे, चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर का एग्जांपल दें हम तो आपका जैसे KMnO4 है, ये क्या होता है, पर्पल होता है, बट अगर आप देखोगे तो इस पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। +7 है मतलब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, D0 है। D0 है फिर भी कलर्ड है, तो ऐसा क्यों हुआ होगा? इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन फॉर ए मोमेंट मैग्नीज को दे देगा। ठीक है, इस पे -2 था, अब -1 रह जाएगा और मैग्नीज पे क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर की वजह से यहां क्या हुआ, कलर हुआ है। इसे हम कहते हैं लिगेंड टू मेटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या चार्ज ट्रांसफर। क्या कहते हैं, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। इस वजह से ये क्या हो गया, कलर्ड हो गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मतलब आयोनिक कंपाउंड में कोवेलेंट करेक्टर आ जाना। जैसे AgI है, सिल्वर आयोडाइड। आयोडाइड का साइज बड़ा है, सिल्वर का छोटा है, तो इसकी पोलराइजिंग पावर सिल्वर की ज्यादा होगी, इसमें कोवेलेंट करेक्टर आ जाएगा, जिससे ये क्या होगा, कलर्ड होगा। इसी तरह एग्जांपल दे सकते हैं कैडमियम सल्फाइड का। नेक्स्ट है क्रिस्टल डिफेक्ट। क्रिस्टल डिफेक्ट कलर शो करने का ये रीजन भी है, जैसे जिंक ऑक्साइड होता है आपका व्हाइट कलर का होता है, बट अगर आप इसको हीट दोगे तो ये क्या होता है, येलो कलर का हो जाता है। क्यों हुआ होगा, हीट देने पर उसके जो क्रिस्टल है उसमें डिफेक्ट आ गया, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, कलर्ड हो गया। तो ये 4 कारण है जिसके कारण ट्रांजिशन आपके मेटल है वो कलर शो करती है। तो मेरी तरफ से फिजिकल प्रॉपर्टी ट्रांजिशन मेटल की कंप्लीट हुई। मिलते हैं जल्दी, ऑल द बेस्ट।